कल जो हम लोग पढ़े थे वो समझ में आ गया था सभी को? जैसे हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, बस उसको ध्यान रखना। अभी तक तो बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का वैल्यू कितना होता है बताओ? यूनिट कितना होता है? और एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या होता है? पूरे बताना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। और वैल्यू कितना होता है? 8 इसको ध्यान में रखना। अब देखो, जब तक किसी भी क्वेश्चन में, जैसे मान लो हम लोग बात कर, ऐसा क्लास 11th में भी पढ़े थे बहुत सारे टॉपिक्स में, जब तक किसी चीज के बारे में नहीं बता रहा है तो उस क्वांटिटी को कांस्टेंट मानना होता है। जैसे मान लो अगर हम बात करें कि जैसे दो चार्ज है और खुश रहिए, दो चार्ज है, क्या हो गया? अच्छा, यहाँ तक ध्यान है तुम्हारा? नहीं पढ़ाने देगा, पढ़ाने दे दो पहले, उसके बाद मौका मिलेगा, सब लोग को भी स्मार्ट क्लास दिखाने का मौका मिलेगा। गुड इवनिंग। देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। Two charged particles are separated by some distance। दो चार्ज पार्टिकल दिया गया है और वो सेपरेटेड है, मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन देम is reduced to half of its initial distance, of its initial separation vector। Find new force। ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन समझना सभी कोई अच्छे से, उसके बाद आंसर बताना। बताओ कोई। 4F। ठीक, बाकी लोग, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है। और जो लोग नहीं बता पा रहे हैं और समय दिया जाए। ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं तब तक। अ पार्टिकल ऑफ मास m and carrying a charge minus q1 is moving around plus q2 along a circular path of radius r। Find टाइम पीरियड। तो ये वाला क्वेश्चन सभी का हो गया। पहला वाला जो क्वेश्चन है ये सभी लोगों का हो गया। देखो, जैसे अगर क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में 100% कंप्लीट बात नहीं, लेकिन हमें जितना चाहिए वो दिया गया। दो चार्ज है, टू चार्ज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस।
तो लेट अस कंसीडर दो चार्ज पार्टिकल, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं Q1 और Q2, ऐसा कल से करते हैं यार हर एक चीज को Q1 Q2। अगर आइडेंटिकल होता तो Q मानते यहाँ पे, तो ये बन जाता, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता। टू चार्ज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, लेट अस कंसीडर वो जो डिस्टेंस है वो कितना मान लो r इनिशियली, ऐसा हम पहले मानते हैं। देखो यहाँ तक टू चार्ज पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वो जो डिस्टेंस है मान लो r है, और जो चार्ज पार्टिकल है वो Q1 और Q2। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स लिखेंगे अभी के अकॉर्डिंग, तो फोर्स लिखना होगा K Q1 Q2 अपॉन r, ठीक है, ये पहला। अब कह रहा है नाउ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस, मतलब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अब कितना हो गया, पहले अगर r है तो अब कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस, मतलब ये हो जाएगा r/2। तो अब f डैश या f न्यू लिख लो, न्यू फोर्स जो होगा वो कितना होगा, k Q1 Q2 अपॉन में r/2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, देखो डिस्टेंस हाफ हुआ है तो जो भी डिस्टेंस होता है उसका होल स्क्वायर, तो r/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे r डिस्टेंस है तो r का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि हमें रिलेशन वगैरह निकालना होगा, तो ये सबसे इजी मेथड होता है, दोनों फोर्स के इक्वेशन को लिखो और जो निकालना है, जैसे मान लो न्यू फोर्स हमें निकालना है ना, तो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो, मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ऐसा बार-बार करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसा न्यू फोर्स न्यू चार्ज वगैरह कुछ भी निकालना होगा, तो सबसे पहले कोशिश करना दो इक्वेशन लिखने का, जैसे यहाँ पे F = K Q1 Q2 अपॉन r², बाद में न्यू फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन में r/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से F न्यू ये सबसे मतलब बाद में ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ऐसे तो हम यहाँ से सोच सकते हैं r²/4 होता, वो 4 ऊपर चला जाता, और K Q1 Q2 by r² को F लिख दो, 4F हो जाता। लेकिन कई जगह वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन है उनको डिवाइड करके देखें, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, F न्यू अपॉन F, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है देखो, r²/4 है, तो ये 4 ऊपर क्या होगा, तो 4K Q1 Q2 अपॉन r², इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, K Q1 Q2 अपॉन में r², ये कट जाएगा, तो F न्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 4 टाइम्स F, ठीक है। जो न्यू फोर्स होगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया होगा इनिशियल फोर्स, ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में मान लो कुछ फोर्स लग रहा हो F, तो जो न्यू फोर्स होगा वो कितना होगा, 4 टाइम्स होगा। सभी को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करो, यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाओ। टाइम पीरियड क्या होता है, कोई बताएगा, टाइम पीरियड क्या होता है? अब सोचो इससे, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो कौन से फोर्स के कारण से करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है फॉर्मूला? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv/r²। फिजिक्स बदल दोगे ना तुम लोग, बताओ रे, सेंट्रीपिटल फोर्स देख ली, गूगल कर ली तुम, mv²/r। चलो ये तो मैं हिंट के लिए था, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन ढूंढता हूँ। हाँ बिल्कुल रूट में आएगा। चलो अब मैं बताऊं इसको या कोई और बताना चाहेगा? देखो
एक क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक, आगे लोग ये क्वेश्चन 3-4 बार आएगा, 3-4 बार आएगा तुम्हारे पूरे फिजिक्स क्लास 12 में 3-4 बार आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो कंसेप्ट है इसको ध्यान में रखना। और ये क्वेश्चन तुम लोगों से इसलिए होना चाहिए क्योंकि क्लास 11 में तुम लोग केमिस्ट्री में ऐसा पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है किसके, यहाँ पे होता है प्रोटॉन और यहाँ पे होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है बेसिकली, लेकिन हम चार्ज का बात करेंगे तो प्रोटॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ये जब घूमेगा तो कौन सा फोर्स इक्वल होगा आपस में, एक चार्ज माइनस Q1 इज मूविंग अराउंड प्लस Q2। दिक्कत हो रहा है, कल कुछ बताया था, ओनली मैग्नीट्यूड्स आर कंसीडर्ड। देखिए कल जो मैं बोला था वो बार बार बोला था कि जो फोर्स हम लेते हैं ना उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, वो तो यहाँ पे क्वेश्चन को सही करने के लिए ऐसा किया गया। अगर ये नहीं दिया रहेगा माइनस Q1 तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे देखो किसी भी सर्कुलर मोशन जब हम इलेक्ट्रॉन और उसका करते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और यहाँ पे कौन होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो आंसर बताओ क्या है। नहीं, आंसर तुम्हारा सही नहीं है, कुछ गलत है, इसमें थोड़ा सही है। अच्छा 2πr, चलो मैं देखता हूँ अभी फिर बताता हूँ कैसे क्या आएगा आंसर फाइनली होगा। तो जैसे मैं समझा रहा था यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक पॉजिटिव है प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन कैसा है नेगेटिव, इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m and carrying a charge minus Q1 is moving around plus Q2 along a circular path of radius r। मतलब सेंटर पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे एक प्लस Q2 बैठा है, ठीक है, और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज कितना है माइनस Q1, ये घूम रहा है इसके अराउंड, तो प्लस Q2 के अराउंड घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस r, ठीक है, ये दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा गया है टाइम पीरियड। तो सबसे पहले याद रखना कभी भी सर्कुलर मोशन कहीं पे भी दिया गया, फॉर एनी सर्कुलर मोशन, ये याद रखना, फॉर एनी सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर मोशन के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हो, ऐसा भूल जाओ ये सारा चीज, मान लो ये एक सर्कल है, इसमें एक पार्टिकल घूम रहा है, उस पार्टिकल का मास m है और वो रेडियस r पे घूम रहा है इस तरह, तो सेंट्रीपिटल फोर्स दिया जाता है F = mv²/r। F सेंट्रीपिटल कितना दिया जाता है mv²/r, ठीक है। अब देखो यहाँ का रेडियस ना, सेंटर से पाथ का जो डिस्टेंस होता है वही रेडियस होता है, तो वो r है तो हम r ही यूज करेंगे। जो पार्टिकल है इसका मास मान लो m, ये कुछ न कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो हम वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते हैं mv²/r, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल है, ये जब भी कहीं पे भी है, यहाँ पे रहे, इधर आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ये तो थोड़ा सर्कल और एकदम 100% परफेक्ट सर्कुलर बनेगा, तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में हर वक्त डिस्टेंस कितना रहेगा r। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लोग लिख रहे होंगे F इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में r², ठीक है। ये कहाँ से पता चला, तो हमें पता है कि हमने कूलम्ब्स में पढ़ा था कि जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, उस समय हम वहाँ पे माइनस और प्लस को कंसीडर नहीं करते, ये कल के क्लास में हमने पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे क्या, हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे किसके कारण से मिल रहा है,
ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ये प्रोवाइड कर रहा होगा। मतलब अगर ये पार्टिकल ऐसा है तो क्या होगा, Fc = Fe। ये बात को ध्यान रखना, E बोलने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, C बोलने का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। यहाँ से अगर देखोगे ध्यान से तो mv²/r किसके इक्वल आ जाएगा, mv²/r इज इक्वल टू k q1 देगा, देखो q1 और q2 यही है, k q1 q2 अपॉन में r। ठीक है, यहाँ से एक r कट जाएगा तो यहाँ से हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं r का वैल्यू लिखूं, r इधर आएगा, r कितना आ गया देखो k q1 q2 अपॉन में mv²। तो ये जो रेडियस कर रहा होगा वो कितना कर रहा होगा, k q1 q2 अपॉन mv²। अगर हमसे वेलोसिटी पूछता तो हम ये वाले टर्म को इधर ले जाते, लेकिन हमारा काम क्या है कि टाइम पीरियड पूछ रहा है। अभी पहले बताओ यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया है? तो देखो अभी मैं ये क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लिए ना सभी कोई, ये तीनों लाइन। देखो अब हम क्या करते हैं, मतलब ये तीनों लिख लिए हैं सभी कोई। देखो कभी भी कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करे तो उसमें ये चीज को ध्यान रखना, जैसे मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये रेडियस r, तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अब तुम लोग बताओ अगर ये पार्टिकल जो m मास का है, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो स्पीड तो हो गया v। इन वन कंप्लीट टाइम पीरियड को बताया जाता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो समय लगेगा। अब बताओ अगर मैं टाइम को लिखूं टाइम पीरियड, तो उतने देर में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2πr करेगा। तो v = 2πr अपॉन में t। तो बताओ मुझे यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आ गया 2πr अपॉन में v। इसको चाहो तो याद भी कर सकते हो, लर्न फॉर, इसको याद कर लेना किसके लिए, फॉर सर्कुलर मोशन। टाइम पीरियड किसका है, ये सर्कुलर मोशन के लिए। किसी भी पार्टिकल का अगर सर्कुलर मोशन होगा तो टाइम पीरियड यही होता है। अब देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2πr अपॉन v, यहाँ से पुट कर दो टाइम पीरियड 2π, r का वैल्यू हमने निकाल रखा है k q1 q2 अपॉन में mv²। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा v। लेकिन यहाँ पे एक चीज तुम्हें ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में v नहीं दिया गया, क्वेश्चन में ना v नहीं दिया गया, क्वेश्चन में r दिया गया। तो हम क्या करेंगे, r के टर्म में आंसर लाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हाँ तो v को एलिमिनेट करना होगा, तो यहाँ से बस ये कर दो, r को हटा लो, यहाँ पे v² रहने दो, क्योंकि v² हम लोग इसलिए कर रहे हैं, ये धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में v नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में r दिया गया है। ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता है, वेलोसिटी या स्पीड नहीं पता है, जिससे ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें देखो v² कितना आ जाएगा, k q1 q2 अपॉन r, और ये m नीचे चला जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये v² है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो टाइम पीरियड होता है 2πr अपॉन v, तो 2πr को रहने दो, और v का वैल्यू कितना आएगा बताओ, यहाँ से इसको रूट कर दो तो कितना आ जाएगा k q1 q2 अपॉन में m। ठीक है, अब देखो इसको और अच्छा लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या तो यहीं तक रहने दो, नहीं तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। अब बताओ k का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें, सबको रूट के अंदर लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर दो, 4π² r² और सारे पे रूट। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो देखो ये रूट से बाहर निकल के फिर से वही हो जाएगा 2πr, 2 का स्क्वायर 4 है, अगर 4 का रूट करोगे तो 2, r² का रूट करोगे पाई, r² का रूट करोगे तो r, और नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, k q1 q2 अपॉन में mr है। ये mr ऊपर जाएगा कि नहीं बताओ, mr यहाँ आ जाएगा, और चाहो तो k को ऐसे लिख लो, k को हम क्या लिख सकते हैं 1/4πε। ठीक है, तो यहाँ से जो टाइम पीरियड आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तुम लोगों के, टाइम पीरियड आ जाएगा, देखो ये तीनों टर्म ऊपर जाएगा, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, ये पाई है यहाँ पे ऊपर गया, और एक π² पहले से, तो π³ हो जाएगा, और क्या होगा देखो ε0 होगा, m होगा, और r³ होगा, और नीचे क्या होगा q1 q2 होगा। ठीक है, इसका
ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ तक भी जो लिख के आएगा उसको मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। इससे आगे तो बस अरेंज करने का तरीका है। अगर क्वेश्चन में मान लो ऐसा लिखे टू प्रूव टाइम पीरियड इतना, तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कहीं पे दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं तो क्या क्या याद रखना है इसमें? तो इस क्वेश्चन से हमें दो ही चीज याद रखना है। पहला पॉइंट कि फॉर एनी सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज, यहाँ पे फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, वो होता है mv स्क्वायर बाई r। किसी भी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होगा तो एक फोर्स हमें पहले से पता है, कहाँ पढ़े थे? 11th क्लास। दूसरा फोर्स कहाँ से आएगा? तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे, जैसे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, बाद में मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स आएगा। इस वर्ड को याद रखना, कभी भी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है तो जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसको हम इक्वेट करेंगे जो भी चैप्टर चल रहा होगा उस वाले फोर्स, या फिर वहां पे जो भी कंडीशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा होगा। जैसे दो चार्ज पार्टिकल है तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर लगेगा, उसको इक्वेट करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला मैं यहाँ पे बताया हूँ, इसका छोटा सा डेरिवेशन बता दें कि कभी भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा तो टाइम पीरियड होता है 2πr/v। इसको याद रखना। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट ये यूज कर लिया जाता है सर्कुलर मोशन, लेकिन मैं तो यहाँ पे बता दिया हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम को हम ले टाइम पीरियड के इक्वल कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, वो कैपिटल T होता है, और डिस्टेंस इस वक्त में कितना होता है? 2πr सर्कमफेरेंस, और जो स्पीड होता है वो v होता है। अब कोई यहाँ पे बोल सकता है ये जो v है वो हर वक्त चेंज हो रहा है, तो v का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, v का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। और वो हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं कि डायरेक्शन चेंज होने के कारण से हर वक्त जो रिजल्टेंट होता है एक्सीलरेशन वो टुवर्ड्स सेंटर लगता है। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर देखोगे ना तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लगता है, ठीक है। और देखो ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है तो दोनों के बीच में होगा क्या? अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इधर, मतलब Fc जो है वो Fe के इक्वल। ये चीज समझ में आ गया सभी को? इसको ये याद रखना, ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम है कि मतलब Fc Fe के इक्वल कैसे है। यहाँ पे ऐसा कुछ है, समझो। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे देखें कि एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे Q1 और एक है यहाँ पे -Q। जैसा Q1 Q2 इधर कर लो, इसको Q2 मान लो, इसको Q2 मान लो। अब यहाँ पे हमें पता है कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए जो है हर वक्त एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स अभी कौन दे रहा है? तो अभी देखो ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या लग रहा होगा? ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, और Q1 चूंकि घूम रहा है तो Q1 का सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लिखे? mv स्क्वायर बाई r। देखो क्वेश्चन में पढ़ो, Q1 का मास m दिया गया, Q2 का मास नहीं दिया गया। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका मास लेते हैं, और उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना लेते हैं? v स्क्वायर बाई r, इसलिए दिया गया। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, और सेंट्रीपिटल, मतलब यहाँ से समझ में आता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसके बाद ये सारा चीज हम करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन को एकदम अच्छे से ध्यान रखना, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे जब मैग्नेट वाला चैप्टर, वहां पे भी आएगा, ये सारे फॉर्मूले बार बार यूज होते हैं। अब देखो नेक्स्ट में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो सभी कोई, रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो, इस रिलेटिव परमिटिविटी को समझाने के लिए पहले थोड़ा सा बताता हूँ रिलेटिव परमिटिविटी क्यों यूज करना, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग अगर दो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सब कोई जानते हैं, F इज इक्वल टू, याद करो क्या लिखते थे? G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर), ऐसा लिखते थे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको कॉपी में लिखना मत, इसको मैं समझा रहा हूँ बस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखते हैं? K(Q1 Q2 अपॉन r), या फिर ऐसे लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। अभी मुझे बताओ G का नाम क्या होता है? G का नाम क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये जो वर्ड है ना यूनिवर्सल, इस वर्ड का मतलब समझाएगा कोई? यूनिवर्सल वर्ड का मतलब क्या होता है?
कहीं पर जाने का मतलब क्या है, कहीं पूरे यूनिट, कोई भी मीडियम हो कहीं पे भी चले जाए, वो हर वक्त जी का वैल्यू कितना होता है, 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी ऐसा होता है। लेकिन ग्रेविटेशन में ना ये चीज वैलिड होता है। ऐसा देखा गया कि दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है, चाहे तुम अर्थ पे रखो, किसी और की सरफेस पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, तो वहां पे जो कैपिटल जी है, स्मॉल जी नहीं है, 9.8 स्मॉल जी होता है। जो कैपिटल जी है ना, वो हर वक्त यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उसका वैल्यू कितने, मतलब इंडिया, मतलब ऐसे अर्थ के सरफेस पे जो मेजर किया गया, ये मून के सरफेस पे भी, स्पेस में कहीं पे भी रखो तो फोर्स का वैल्यू वही आता है। मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये ऑलवेज वैलिड होता है। लेकिन क्या हुआ, स्मॉल जी चेंज होता है क्योंकि मास चेंज हो जाता है। देखो इन दोनों में अंतर है। जैसे मान लो एक पार्टिकल है 2 kg का, ठीक है, और एक 4 kg का। अब इसको तुम अर्थ पे मेजर करो फोर्स इनके बीच में, या मून पे करो, या किसी भी स्पेस में कर लो, वैक्यूम में कर लो, कहीं पे भी कर लो, तो इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो ऑलवेज वही आएगा जो कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसे इसमें चेंज नहीं होता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि जब हम दो चार्ज पार्टिकल को एयर में या वैक्यूम में, या फिर इसी को नाम देते हैं फ्री स्पेस, वैक्यूम का ही नाम फ्री स्पेस, लेकिन वैक्यूम और फ्री स्पेस का मतलब एयर नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखना, एयर मतलब एयर पार्टिकल्स होते हैं वहां, लेकिन वैक्यूम और फ्री स्पेस मतलब कुछ भी नहीं। अब मान लो कि यही दोनों चार्ज पार्टिकल, इनके बीच में सेम डिस्टेंस आर, इसको हम ले गए पानी में रख दिए, वाटर में इसको लेके जाके रख दिए, तो इनके बीच में जो फोर्स आएगा और यहाँ से जो फोर्स आएगा वो इक्वल नहीं। या इसको किसी और मीडियम में रख दो, मान लो केरोसिन ऑयल में रख दे इसको, या मान लो अल्कोहल में रख दे, या कहीं और ले जाए, तो वहां पे फोर्स का वैल्यू हर वक्त चेंज हो रहा है। तो अब तो परेशानी हो गया ना। देखो कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, बट वहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस में ही ये वैल्यू लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो यूनिवर्सल, मतलब हर जगह ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे फ्री स्पेस वगैरह कोई कंसेप्ट नहीं। लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इसलिए लाया गया था ताकि वहां पे एग्जैक्टली तुम्हें जस्टिफाई कर रहा है कि वो फ्री स्पेस के लिए ही लेना। अगर मान लो हम, जैसे मान लो इस रूम में दो चार्ज पार्टिकल और इस रूम में एयर, अब हम क्या करें, एयर को चेंज कर दें, यहाँ पे ना कोई मीडियम ला दें, मान लो इसमें पूरे में पानी भर दें, तो फोर्स जो होगा वो चेंज होगा। अगर मान लो हम वाटर को हटा के यहाँ पे कोई तीसरा लिक्विड रखते हैं, जैसे अल्कोहल रखते हैं या कोई भी दूसरा कुछ भी रखते हैं, तो फोर्स चेंज हो रहा था। तो इस वक्त फोर्स चेंज हो रहा था, मतलब चार्ज सेम रहता है। Q1 का वैल्यू अगर यहाँ 2 माइक्रोकूलम है ना, तो यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम, बट फिर भी इनके बीच में जो F डैश है वो F के इक्वल है, ठीक है। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसी का एक और नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी तक जो मैं समझाया वो समझ में आ गया सभी को, क्यों पढ़ रहे हैं ये, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, पहले टॉपिक का नाम लिख लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों का मतलब सेम होता है, अलग अलग चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अभी अगर टॉपिक देखोगे तो है लिखा हुआ रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी होता क्या है, जैसे तुम्हारा नाम है, जो मेरा जो नाम है, उसी तरीके परमिटिविटी भी नाम है। जब कब यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो परमिटिविटी यूज किया जाता है। जब हम मैग्नेट पढ़ते हैं तो उस वक्त परमिएबिलिटी पढ़ते हैं। अब नाम का एग्जैक्ट हिंदी मतलब कैसे बताया जा सकता है, उसका सिनोनिम्स बता दिया जाता है, लेकिन ऐसे परमिटिविटी बस नाम है। परमिटिविटी इज द नेम। जो कौन रखे थे, तो ये इंग्लैंड वगैरह के कोई होंगे साइंटिस्ट जिन्होंने रखा होगा, तो इसलिए कॉमन नेम नहीं है। समझ में आ रहा है, या तो हम पहला वर्ष में, इसलिए हमें थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नाम है परमिटिविटी, परमिएबिलिटी भी आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, चैप्टर कोर्स में आएगा परमिएबिलिटी, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या,
देखो अब इसमें परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं किससे, एप्सिलॉन से, और परमिएबिलिटी को लिखते हैं म्यू से। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे जैसे पढ़ेंगे तो थोड़ा चीज हमें याद रखना होता है। जैसे याद करो, इसको लैम्डा लिखते हैं ना, उसी तरीके से इसको क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, म्यू को म्यू बोलते हैं, परमिएबिलिटी होता है वो। ये चैप्टर कोर्स में पढ़ लो। अभी कंफ्यूजन तो नहीं है अभी, या अभी भी कंफ्यूजन? तो इस चीज को ध्यान रखना। अब जैसे देखो, हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जैसे देखो, रिलेटिव परमिटिविटी हुआ ना, उसी का एक और नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, जो हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अभी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना यूज में नहीं आता है, लेकिन पढ़ सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट किया जाता है ER से। ठीक है, जैसे परमिटिविटी को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को E0 से डिनोट करते हैं, वैसे ही रिलेटिव परमिटिविटी को हम ER से डिनोट करते हैं। और इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो चार्ज पार्टिकल लेते हैं, एक का नाम है Q1 और Q। ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन है, अभी लिखना नहीं है किसी को, बस समझना, क्योंकि डेफिनेशन जब मैं लिखाऊंगा उसमें सारा चीज इंक्लूड हो जाएगा। जैसे हमने क्या कंसीडर किया, एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R, एंड दीज बोथ चार्ज पार्टिकल आर केप्ट इन फ्री स्पेस। ठीक है, लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर किया है, लेट अस कंसीडर टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल हमने लिया, कौन कौन सा है वो, Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 एंड Q2 separated by distance r, separated by some distance r, some distance r and kept in free space। ये बात समझ में आ गया, फ्री स्पेस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं। तो जब ऐसा है तो लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर किया है Q1 और Q2, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी कंसीडर किया है R, और वो कहाँ पे रखा हुआ है, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। तो इस वक्त जो निकालते हैं नॉर्मली F बोल देते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ F फ्री, फ्री बोलने का मतलब फ्री स्पेस, या फिर F वैक्यूम। ऐसा बताओ क्या होगा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। कितने लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी हमने लिया है Q1 और Q2, उनके बीच का डिस्टेंस R है, और उनके बीच में जो मटेरियल है, जैसे मान लो ये है Q1 और Q2, ठीक है, और इनके बीच में फ्री स्पेस है, मतलब वैक्यूम क्रिएट कराया गया, एक सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम के अंदर Q1 Q2 को रखा गया, कितने सेपरेशन पे, R सेपरेशन पे, और इनके बीच में फ्री स्पेस। तो उस वक्त जो फोर्स हमने निकाला दैट इज फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब नाउ these two charge, now these two charge particle Q1 and Q2 separated by same distance, separated by same distance, separated by same distance R, and are kept in a given medium, in a given medium। और वो गिवन मीडियम कुछ भी हो सकता है। पहला वाला तो फिक्स है, देखो पहला वाला फिक्स किया गया कि क्या किया गया, फ्री स्पेस या वैक्यूम। तुम्हारे एग्जाम में या तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है और वो अगर मीडियम का बात नहीं कर रहा है, मतलब देयर इज फ्री स्पेस, उसमें बोला नहीं जाएगा। जैसे मान लो अभी तक हमने जितना क्वेश्चन किया उसमें कहीं पे भी मीडियम का चर्चा नहीं की है, तो मतलब वो फ्री स्पेस है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसी सेम चार्ज पार्टिकल को सेम सेपरेशन के साथ, देखो नाउ दीस टू चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस R एंड आर केप्ट इन अ गिवन मीडियम। तो अब अगर हम मीडियम में रखेंगे तो Q1 Q2 कैसा दिखेगा, सेम दिखना चाहिए,
इनके बीच का सेपरेशन भी सेम होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे जो मीडियम है वो कोई भी गिवन मीडियम होगा, हो सकता है एयर हो सकता है वाटर हो सकता है कोई और मीडियम। तो हम जनरल बात कर रहे हैं, तो एफ मीडियम क्या आएगा, देखो बताओ क्या चेंज होना चाहिए, तुम लोग के अकॉर्डिंग क्या चेंज होना चाहिए, बोलो। हाँ, एफ मीडियम के लिए कौन सा चीज यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का, तो देखो क्या होगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं यहाँ पे लिखूंगा एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम क्या डिनोट करना है बताओ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, समझ में आ रहा है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे एप्सिलॉन मीडियम के बारे में लिख लेंगे, Q1 Q2 अपॉन में ये लिख रहे हैं, तो वैक्यूम के लिए लिख लिया हमने और ये लिख लिया, ठीक है। और वहां पे लिखेंगे वेयर एप्सिलॉन एम क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, जो भी मीडियम होगा, गिवन मीडियम, बेटर टू से गिवन मीडियम, अगर एयर है तो एयर, वाटर है तो वाटर, कोई भी मीडियम होगा तो उसके लिए लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड दे दो, तो ऐसा डिवाइड देंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, देखो एफ वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बताओ तुम लोग, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 R स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, इसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ पूरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे सबको दिखता है कि नहीं, Q1 Q2 अपॉन R। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, एकदम ऐसे, जो लोग सीबीएसई वाले हैं ऐसे नहीं लिखोगे ना, मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ इतना अच्छे से लिखो, नहीं तो ऐसा लग रहा फॉलो करो, मैं भी उसी से देख के पढ़ाता हूँ, लेकिन अब मुझे याद हो गया तो मैं वैसा लिख के बोल देता। तुम लोग को भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके डेरिवेशन का मार्क्स मिलेगा। नहीं तो तुम्हारे जो स्कूल के टीचर हैं या फिर जो बोर्ड का कॉपी चेक करते हैं, वो लोग मार्क्स नहीं देंगे, चाहे तुम कितने भी वीडियो, जब तक तुम शो नहीं करोगे, वहां पे दिखाओगे नहीं कि तुम्हें इतना आता है, तब तक मार्क्स नहीं मिलता। तो यहाँ से इसको कट कर लो, तो यहाँ से क्या आएगा देखो, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम कितना आया बताओ, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, EM एप्सिलॉन मीडियम एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन। तो इसको जो है ना, दिस रेशियो, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। दिस रेशियो, कौन सा रेशियो बताओ, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम to the permittivity of free space is given by relative permittivity। तो यहाँ से from here we can write epsilon medium कितना आ जाएगा बताओ, E0 into ER। समझ में आ रहा है सभी को, ये दो फॉर्मूला तुम्हें याद करना होगा। अभी मैं रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन नहीं बताया, अभी तो मैं तुम्हें समझाया हूँ कि किस तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन किया गया है और किस तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते। क्या करना है, दो चार्ज पार्टिकल होंगे, उसको किसी सेपरेशन R पे रखोगे और फोर्स निकालोगे, कौन सा फोर्स, वैक्यूम वाला फोर्स। तो वैक्यूम वाला फोर्स ये होगा। नाउ सेम चार्ज पार्टिकल सेम सेपरेशन, हम उसमें जो वैक्यूम था उसके जगह किसी मीडियम को रखेंगे। मीडियम को दिखाना चाहोगे तो लेट अस कंसीडर ऐसा कोई मीडियम है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई मीडियम, गिवन मीडियम। इस गिवन मीडियम में हमने क्या करा, फोर्स निकाला, एफ मीडियम आ गया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे, वैक्यूम वाले को मीडियम से डिवाइड दो, वैक्यूम वाले को मीडियम से डिवाइड दोगे तो ये जो रेशियो आता है, दैट रेशियो इज व्हाट, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन। इसी को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको डिफाइन दो तरीके से कर सकते हैं। देखो रिलेटिव परमिटिविटी किसको बोला गया, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्या हम रिलेटिव परमिटिविटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन टू चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और उस वक्त जो हम फोर्स निकाल रहे हैं वो वैक्यूम में निकाले और सेम सेटअप को हम किसी मीडियम में ले, तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, ये भी क्या देगा, रिलेटिव परमिटिविटी देगा। समझ में आया सभी को रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है।
नोट कर लो इसको, इसके बाद डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ठीक, अब देखो मैं जो डेफिनेशन लिखते हैं उस डेफिनेशन को बता दे रहा हूँ। जैसे देखो हम लोग यहाँ पे दो फॉर्मूला को याद रखेंगे, ये जो बॉक्स में है दो फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी हम मान लो किसी मीडियम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख देंगे, ई नॉट इंटू ई आर। तो देखो एक छोटा सा मैं वो बता देता हूँ इसको कैसे लिखा जाए ना। अगर कौन सा नीचे वाला नहीं लिख रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्सिलॉन एम लिखा हुआ है ई नॉट इंटू ई आर। एप्सिलॉन एम क्या लिखा हुआ है, ई नॉट इंटू ई आर। देखो ई आर है ना, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए तो ये आ गया। तो किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी लिखना हो, मतलब किसी भी मीडियम का परमिटिविटी लिखना होगा तो हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी से। आ जाओ यहाँ पे एक छोटा सा बात बताता हूँ। मान लो एफ मीडियम हम लिखना चाहते हैं, तो एफ मीडियम क्या होता है बताओ। यहाँ से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, और एप्सिलॉन मीडियम को अभी हमने डिराइव कर लिया, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। अब तुम लोग खुद से देखो ये जो टर्म है ये सारा ये क्या होता है बताओ। ये जो सर्कल में किया हूं F फोर्स इन वैक्यूम होता है ना, मीडियम तो पूरा है। F देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1/ER हटाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है, F वैक्यूम अपॉन में ER। F मीडियम को क्या लिख सकते हैं, F वैक्यूम अपॉन ER। मतलब अगर हमें फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में, अगर हमें फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में क्या पता हो, फोर्स पता हो, और क्वेश्चन में रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहता है, तो बताओ मीडियम में फोर्स हम निकाल सकते हैं क्या? उस वक्त चार्ज पार्टिकल वगैरह का रिक्वायरमेंट होगा हमें तो बस किसका रिक्वायरमेंट होगा, फोर्स इन फ्री स्पेस और रिलेटिव परमिटिविटी। जो मीडियम दिया गया है ना उसका रिलेटिव परमिटिविटी क्वेश्चन में दिया रहता है। याद कर क्लास 9th में या क्लास 11th में रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते थे कि नहीं? उसी तरीके से अभी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कैसे किया गया है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन अ मीडियम। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? तो ये तीन फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जो रिलेटिव परमिटिविटी है, और ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा। इस दोनों फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना। जैसे देखो रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन किया गया, इट इज डिफाइंड as the ratio of force between two charged particles, separated by some distance and kept in free space or vacuum through the force between two charged particles separated by same distance and kept in a given medium। किसी गिवन मीडियम पे रखा जाए उसको। देखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, फोर्स किसका किसका था याद करो, जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना, रिलेटिव परमिटिविटी क्या आया था, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, या फिर क्या आया था, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आया था ना, तभी तो लिखते थे।
तो देखो फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, और उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस होगा बाय सम डिस्टेंस एंड केप्ट इन फ्री स्पेस। तो पहले फ्री स्पेस और बाद में सेम चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए और केप्ट इन अ गिवन मीडियम। बताओ डेफिनेशन समझ में आ गया? और it is ratio of permittivity of medium to the permittivity of medium मतलब given medium, जिस मीडियम का हम बात कर रहे हैं, permittivity of given medium to the permittivity of free space, to the permittivity of free space। क्लियर है सभी को? बस यही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको भी लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नाम है ये भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसका नाम है? रिलेटिव परमिटिविटी का। यहाँ पे कोई एप्सिलॉन मीडियम एप्सिलॉन नॉट नहीं है, बस रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। तो ये चीज को ध्यान रखना, इसका कई बार डेफिनेशन पूछता है और डेरिवेशन भी मैं बता दिया। तो तीन फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, और एक ये तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार किसी क्वेश्चन में आ जाता है। अब कुछ डेटा हमें याद रखना है, जैसे लिख लो एप्सिलॉन आर 1 होता है किसके लिए? वैक्यूम के लिए, ठीक है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 1 होता है। ऑलमोस्ट 1 कहने का मतलब क्या होता है? तो 1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो 1 ही मानते हैं इसको। एयर के लिए होता है, मतलब एयर में निकालो या फ्री स्पेस में निकालो या वैक्यूम में निकालो, तीनों में जो फोर्स आएगा वो सेम होगा, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है। अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी 1 होगा तो मतलब क्या है? एप्सिलॉन मीडियम क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, मतलब एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता ही है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू पता है। अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी होता है 80, किसके लिए होता है? वाटर के लिए होता है। अगर कोई तीसरा मीडियम, इसके अलावा कोई चौथा मीडियम आएगा तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी क्वेश्चन में दिया रहता है। तुम्हें बस इतना याद करना है। यहां तक समझ में आ गया सभी को? तो इस चीज को ध्यान रखना। अब जैसे देखो इस पे मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। ये तीनों डेटा याद होना चाहिए। रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम के लिए, वैक्यूम ही फ्री स्पेस होता है, इस चीज को भूलना मत। वैक्यूम को फ्री स्पेस बोलते हैं, एयर उसके बाद, ठीक है। इस तीनों चीज को लिख लिए। अब क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। जैसे देखो क्वेश्चन में if the relative permittivity of a medium is 10, एक मीडियम है, उस मीडियम का नाम नहीं दिया गया, बस उसका रिलेटिव परमिटिविटी दिया गया है 10, and the force between two charged particles is 800 Newton when separated by some distance and kept in vacuum. Find force between them in the given medium. किसी गिवन मीडियम में, और वो जो गिवन मीडियम है ऊपर वाला, तो फोर्स क्या होगा बताओ?
बाकी लोग ठीक। देखो फोर्स इन द मीडियम क्या होता है, फोर्स इन द मीडियम क्या होता है बताओ। फोर्स इन द मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में किया। फोर्स वैक्यूम कितना है 800 और रिलेटिव परमिटिविटी है, आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराने कंसेप्ट पे है, लेकिन तुम्हें सॉल्व करना होगा। A sphere A and B are identical in nature and have charge Q each. दोनों पे चार्ज कितना है Q। A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with first and then brought in contact with second। And finally removed मतलब यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया दोनों से, and finally removed from both। ठीक है, फाइंड फोर्स बिटवीन ए एंड बी। फाइंड फोर्स between A and B, between A and B। ये मान के चलना है कि ए और बी पहले अलग अलग, ठीक है, पहले अलग अलग है, मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है। हाँ हाँ
पहले ए के साथ आया, उसके बाद ए के साथ छोड़ दिया और सी वाला बी के पास, और उसके बाद सब हट गया। जैसे ए नहीं गलत, हाँ ये सही है, b/8 q² बाई r। बाकी लोग इसमें चार्ज है q, इसमें चार्ज है q और ये अनचार्ज, ठीक है। Sphere A and B are identical in nature and have charge q each, दोनों पे चार्ज है q और q। और ये जो थर्ड है, थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज, 8r² है। देखो 2 से 2 नीचे मल्टीप्लाई करो तो या 4 into 2 होगा कहीं पे। थर्ड स्फीयर साइज बट अनचार्ज इज ब्राउट इन कांटेक्ट विद फर्स्ट। ऐसा पहले सेटअप दिया गया है कि ए और बी ऐसा है और सी यहाँ पे अनचार्ज है। तो ए और सी अगर कनेक्ट होंगे, ए और सी कनेक्ट होंगे तो ए पे अब चार्ज कितना होगा बताओ, q/2 होगा और सी पे कितना होगा, q/2। समझ में आ रहा है? अब क्या हो रहा है कि सी हट गया, सी आ गया किसके पास, बी के पास। अब बी और सी कनेक्ट होंगे तो बताओ बी और सी, सी पे पहले से कितना चार्ज था, q/2 और बी पे कितना था, q। अब बी और सी कनेक्ट होंगे तो बी और सी पे अब चार्ज कितना होगा, तो q + q/2 अपॉन 2 करेंगे ना, q1 + q2/2। समझ में आ रहा है सभी को? तो क्या हो जाएगा ये 2 और 3q/4 हो जाएगा। इस पे चार्ज कितना होगा, 3q/4 होगा। इस पे भी चार्ज कितना होगा, 3q/4 होगा। ये c है और ये वाला b है और ये वाला a। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में a और b के बीच में निकालिए। तो a पे चार्ज कितना है, q/2 और b पे चार्ज कितना है, 3q/4। इनके बीच का डिस्टेंस मान लो r है, तो f कितना होगा, k q/2 into 3q/4। हाँ तो यहाँ से आ जाएगा 3kq², देखो 3kq² बाई 8r²। बस ये क्वेश्चन कंडक्शन पे था। ये क्वेश्चन मतलब पहले भी तुम्हें कराया था, फाइनल चार्ज पूछा था, अभी फोर्स पूछा। हाँ बताओ। हाँ नहीं नहीं नहीं, वहां पे ये समझना होगा तुम्हें कि मतलब ऐसा किया गया। ऐसे मैं बोला भी हूँ इस बीच में कि a third sphere of same size but uncharged is brought in contact with first। पहले C को A के साथ कांटेक्ट में लाया गया and then brought in contact with second। मतलब C वाले को पहले A से कांटेक्ट में लाया गया, फिर C वाले को B से कांटेक्ट में लाया गया। देखो इस इंग्लिश को समझना होगा तुम्हें। a third, हाँ A से छूट गया क्योंकि A वाले को नहीं लाया जा रहा है। अब बताओ तुम, A यहाँ पे रखा हुआ है, C मान लो मार्कर है, C को लाया हमने इसके कांटेक्ट में। अब C को जाना है B के पास, A को तो नहीं जाना है ना, A को वहीं रहेगा। A के बारे में कुछ नहीं बोला है कि A क्या है कि, तो मान के चलेंगे ऐसे क्वेश्चन में कंडक्शन वाले में जब तक जिसके बारे में नहीं बोला उसको नहीं लेंगे। तो C पहले आया इससे आया तो दोनों पे q/2 हो गया। अब C वाला आया इसके पास आएगा तो Q और q/2 का फाइनल क्या होगा, 3q/4। मतलब B पे 3q/4, C पे 3q/4 और A पे कितना है, q/2। A और B पे निकालना है तो 4। समझ में आ गया सभी को? तो कल के क्लास के बाद क्वेश्चन में भेजूंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और कल और आगे पढ़ाऊंगा तो और क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी तुम लोग को अगर कुछ पढ़ना हो तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ऐसा लगेगा कि स्टार्टिंग के पेज पढ़ सकते हो, ठीक है। इससे आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। राधे राधे, बाय, गुड इवनिंग, नमस्ते।